ये है। और कुछ ऐसे भी होंगे जो मैं करा रहा हूं फिर भी नहीं कर रहे होंगे, तो मेरे कराने से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके सॉल्व करने से। आप जब खुद सॉल्व करोगे आंसर आएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको आता है, ये चीज है। तो इसलिए आपका सॉल्व करना बहुत जरूरी है। चलिए 16 का आंसर की है, तो 16 के पेपर में चलते हैं। कब कराएंगे सर? आप ट्राई करके आइए, हम डाउट कराएंगे, मैं क्यों कराऊंगा, आप ट्राई करके आओ। मतलब कभी भी पूछ सकते हैं किसी भी क्लास। हाँ, डाउट क्लास अभी रखेंगे तो डाउट क्लास में डिस्कस करते हैं। ये है आपको एग्जाम देना, आपको मेहनत करना है, आप जहाँ हेल्प की जरूरत पड़ेगी मैं ट्राई करूंगा, ये है। ठीक है, तो ये 16 का पेपर है गेट का। चलिए, तो यहाँ एप्टीट्यूड होगा शायद ऊपर इसमें। हाँ, इसमें 10 एप्टीट्यूड है क्वेश्चन पहले दे रखे हैं क्या? ठीक है। गेट 2016, ठीक है ना। तो ये एप्टीट्यूड के पहले 10 क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है, आप ट्राई करके आओ, फिर हम डिस्कस कर सकते हैं डाउट्स, जब डाउट क्लास रखूंगा। यहाँ पे गेट 16 का ये क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है वो पिछले का ही एप्टीट्यूड था। तो यहाँ से हमारा ये स्टार्ट है गेट 2016। ये मैथमेटिक्स का पेपर, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे जो स्टैटिस्टिक्स या जो मैथमेटिक्स पोर्शन जो अभी हमारे सिलेबस में है उसका डिस्कस करेंगे। तो ये सब नहीं है अभी, ये क्या है, बेसिस लीनियर अलजेब्रा क्या है ना ये, ओके। तो ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड बेसिस है आर क्यूब का। तो आर क्यूब 3 डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, तो उसका ये बेसिस क्या होता है, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और जो स्पैन करता है होल स्पेस को। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पी एंड क्यू, ये भी बेसिस होगा, ये भी बेसिस होगा। तो कैसे चेक करेंगे आप लोग? इंडिपेंडेंस चेक करना है सर। हाँ, इंडिपेंडेंट करो, 3 है तो इंडिपेंडेंट होगा तो स्पैन करेगा ही, ये थ्योरम है। अगर ये तीनों इंडिपेंडेंट है तो बेसिस हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 3 एलिमेंट वाले कोई भी सेट, जब वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 3 है, सो 3 एलिमेंट वाला कोई भी यहाँ बेसिस है, अगर वो इंडिपेंडेंट है उसके एलिमेंट्स, तो ऑब्वियसली वो स्पैन भी करेंगे। तो बस आपको ये चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट है क्या, ये इंडिपेंडेंट है क्या। सिंपल तरीका क्या है, तो C1 दिस प्लस C2 सेकेंड प्लस C3 थर्ड, इसको जैसे मैं एक चेक करके दिखा देता हूँ पहला वाला। तो C1 x प्लस वाई, C2 y प्लस जेड एंड C3 x माइनस जेड बराबर 0। अब क्या करना है, कोएफिशिएंट कलेक्ट करने हैं। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ है, तो C1 प्लस C3 टाइम x, y का कोएफिशिएंट यहाँ है C1 प्लस C2 टाइम y, z का कोएफिशिएंट यहाँ है C2 माइनस C3, z इज 0। और मुझे पहले बता रखा है कि ये बेसिस है, तो मुझे बता रखा है कि इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स है वो 0 है बाय डेफिनेशन ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंस। तो यहाँ से आपका पास आ गया C1 प्लस C3 0, C1 प्लस C2 0 और C2 माइनस C3 0। तो यहाँ से पता चला C2 इज इक्वल टू C3, ठीक, यहाँ से लगे ना कि C2 इज इक्वल टू C3, तो यहाँ रख देंगे आप। तो ये C1 प्लस C3 बराबर 0 बन गया, और ये C1 प्लस C3 0 है। तो क्या यहाँ से ये इंप्लाई कर रहा है कि तीनों इंडिविजुअली 0 होगा? यस सर नो? क्या C2 इज इक्वल टू C3, तो ये C1 प्लस C3 0 आया, क्या ये इंडिविजुअली बता रहा है कि C1 0 होगा एंड C2 0 होगा एंड C3 0 होगा? मतलब आपने यहां से क्या कंक्लूड करोगे आप लोग कि ये सेट इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? पहला वाला हाँ सर, इंडिपेंडेंट हो नहीं है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। इंडिपेंडेंट कब होता? जब ये एग्जैक्टली 0 आ जाता। कहाँ एग्जैक्टली 0 आया है? आया है C1 इक्वल टू 0 कहीं पे? सर नहीं, माइनस होगा, माइनस। यहाँ इनफाइनटली मेनी सॉल्यूशन है। अगर मैं C1 को 1 रखूंगा तो C3 माइनस 1 हो जाएगा, C2 भी माइनस 1 हो जाएगा। तो मुझे नॉन जीरो CI मिल रहा है जिसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये बेसिस नहीं होगा। सेम तरीके से आपको इसको भी चेक करना है, इसी तरीके से इंडिपेंडेंट है कि नहीं। उसके लिए इंडिपेंडेंट कब होता है? जब ऐसा आ जाता C1 इज 0, C2 0, C3 0। ऐसा नहीं आया है C1 प्लस C3 0, तो हो सकता है C1 माइनस 1 है, C3 1 है, ऐसा भी हो सकता है।
तो एग्जैक्टली इक्वेशन बनेगी जहां पे ऐसा इंप्लाई कर रहा होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि, तो पहला डिस्कस दूसरा, क्या एम सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आसान है, डिटरमिनेंट निकाल के चेक कर लीजिए। अगर एस डायगोनलाइजेबल है और टी एक मैट्रिक्स इस तरीके से कि एस प्लस 5t आईडी है, आईडी मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू डी कोई नंबर है, तो टी भी डायगोनलाइजेबल होगा। बताइए, तो मुझे कोई डेफिनेशन बताइए एस डायगोनलाइजेबल होने का। क्या होगा? तो यहां से s की वैल्यू आ जाएगी id माइनस 5t, ठीक है, और एक तो st लग रहा है 5t, तो यहां से क्या होगा? सिंपल है ये। मुझे कोई, आप जिनको याद है आप में से बताइए कि जब कब बोलते हैं हम मैट्रिक्स s डायगोनलाइजेबल है, या आप मुझे बताओ मैट्रिक्स a इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ, जिनको याद है बताइए। नहीं, ये तो थ्योरम है कि अगर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो डायगोनलाइजेबल होगा, डायगोनलाइजेबल होगा तो जरूरी नहीं आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट होगा। ये वन वे थ्योरम है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो श्योरली उसके पास डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स आएंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे लिनियरली और डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। उल्टा सही नहीं है वहां पे। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो ये था। कोई और ट्राई करना चाहेगा? डेफिनेशन बताओ जो फर्स्ट टाइम हम लोग U sigma v transpose इस फॉर्म में लिखते हैं। ओके, हाँ आप बता रहे थे, बताइए ऋषभ। आई थिंक सर P इनवर्स AP फॉर्म में लिखेंगे। यस, P इनवर्स AP इज इक्वल टू डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन है। आप किसी बुक में देखेंगे जहां भी ये डेफिनेशन होगा कि मैट्रिक्स S की बात कर रहा हूं, यहाँ S लिख देता हूं मैं। तो देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P सच दैट P इनवर्स SP इज D, D मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, तब हम बोलेंगे S इज डायगोनलाइजेबल। अब क्या करना है? S निकालना है, यहाँ रख देना है, तो आ जाएगा P इनवर्स ID माइनस 5T, P इज डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसको थोड़ा सा P को शिफ्ट कीजिए, तो ये P इनवर्स P से मल्टीप्लाई कर I हो जाएगा, ID माइनस 5 बाहर आएगा, P इनवर्स TP इज D। तो यहाँ से जो P इनवर्स TP आएगा वो कुछ ऐसा आएगा 1/5 D, मतलब यार उधर I माइनस D लिख दो, तो I माइनस ID माइनस D, मतलब कुछ इस तरह से आ जाएगा। कहने का मतलब ये है मेरा कि ये खुद एक डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो P इनवर्स TP ये मुझे पता है, दे रखा है, तो यहाँ S मैंने रख दिया, यहाँ से फाइंड करके S यहाँ रख दिया। उसको सॉल्व करके मुझे समझ आया कि P इनवर्स TP इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, और इससे ये प्रूफ हो गया कि T इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि यस, तो क्या बोला है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। और यहाँ डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, डिटरमिनेंट निकाल के देख लीजिए कि डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, जीरो या नॉन जीरो। उसके हिसाब से जीरो है तो सिंगुलर, नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर, तो उससे आ जाएगा। चलिए, यहाँ कह रहा है कि ये आपके सिलेबस में नहीं, ये जो है ना रो स्पेस नलिटी एम स्टार पर, ये सब हमारे सिलेबस में नहीं था, यहाँ पे है इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। ये उसी पीक्यू के लिए बात कर रहा है क्या? नहीं, दूसरा है ना ये। ठीक है, तो ये अभी छोड़ दो, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। स्टार ये कुछ आउट ऑफ सिलेबस आपका होगा। इसको, ये भी लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, अभी इस साल नहीं है। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस भी नहीं है, ये ट्राई कर सकते हैं, ये हमारे सिलेबस में है। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सिलेबस में है। तो ये हमने किया भी है सॉल्व। a1 1 है और an जो है an प्लस 1, तो यहां से पता है क्या आ जाएगा, an माइनस 1 इज 4, यही आ जाएगा ना। और इसको ध्यान से लिखोगे तो देखो ध्यान से, ये 1 a k प्लस 1, और k कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके कहां तक जा रहा है, n माइनस 1 तक। चेक कीजिए, सो 1 से लेके n माइनस 1 तक जा रहा है। और अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो एक काम कर सकता हूं यहाँ पे, जी। अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कि मैं इसको सेपरेट कर दूं?
ठीक है, सेपरेट कर दीजिए। तो क्या मिलेगा उससे 1/a1 माइनस 1/a2, फिर नहीं, सारे नहीं कटेंगे, आप ध्यान से देखिए। ये ऐसा बनेगा, अभी मैं ऐसे लिखता हूं n टेंड्स टू इंफिनिटी। हाँ, क्या क्या कटेंगे? ठीक है, मैंने काट दिए, चलिए। 1/1 माइनस a ये 1 बाई ये n वाला मान लीजिए कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, मतलब एक बचेगा, एक पहला बचेगा, एक लास्ट बचेगा। कौन सा बचेगा? दोनों बचेगा है ना? हाँ, तो सर ये n बचेगा 1 माइनस ठीक है ना? तो यहाँ से बचा क्या? अभी आपके पास है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/a1 माइनस 1/an। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैंने वही किया जो आपने कहा, जैसे मैंने वैसे ही किया, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताना है a1 की वैल्यू तो चलो पता है मुझे 1 है, यहां से लिमिट निकाल सकते हैं सीक्वेंस का? हाँ, यहां से आपको ये बताना। सर ऐसे 1 1 हो रहा है, सर फिबोनाची सीक्वेंस टाइप हो रहा है, मतलब a1 नहीं, मुझे ये पूछना है कि an की लिमिट क्या होगी इस सीक्वेंस में? तो a2 का वैल्यू 5 हो रहा है, 1 5 9 डॉट 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 डॉट। ओके, ठीक है, फिर तो है ना। तो देखिए 1 5 9 13 17 सो ऑन। तो क्या लग रहा है आपको, n इंफिनिटी को अप्रोच करेगी तो सीक्वेंस की वैल्यू क्या रहेगी? इंफिनिटी, यस। सो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो यहां से आंसर आ गया आपका 1/1। तो 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, यहां मैं इसे ध्यान दिया, आप सारे कट ध्यान रख। कई बार क्या होता है कि ऐसा सीक्वेंस दिया रहेगा जहां लिमिट मान लीजिए 2 आ जाती है एग्जांपल के लिए, तो आपका आंसर होता है 1/1 माइनस 1/2। ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं एग्जाम में, तो हम लोग क्या जल्दीबाजी में इसको हटा देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लिमिट क्या है। तो an की लिमिट यहाँ इंफिनिटी है, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक है, अनबाउंडेड है, तो इंफिनिटी हो गई, तो 1 इंफिनिटी 0 हो गई। कई बार यहाँ लिमिट 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो उसके हिसाब से आंसर आएगा। क्लास में कराया था, इसका आंसर 1/4 आया था। नहीं, पिछले क्वेश्चन आपने जब क्लास में कराया था कोई दूसरा क्वेश्चन होगा वहां पे। डिफरेंस 4 आ रहा था, क्योंकि मतलब सर आंसर में 0.24 टू 0.26 दिया है। तो इसका मतलब मैंने गलत किया कहीं ना कहीं। चेक कीजिए कहाँ गलत किया है। 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया था। हाँ, वहां 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया था क्योंकि ओ यहाँ गलती हो गया ना। अरे यहाँ मैंने गलती कर दी, उन्होंने बताया, मैं फ्लो में सॉल्व कर दिया। एक्चुअली देखिए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हाँ, एक्चुअली वो 4 रह गया, तो वो 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 टाइम 1, तो 1/4 आएगा। एक्चुअली मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा था, तो यहाँ पे मैं क्या करता, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करता, तो मतलब वो भी ठीक है सेम चीज। यहाँ मैं समेशन के साथ कर रहा हूँ, यहाँ विदाउट समेशन कर रहा हूँ। तो डिफरेंस क्या है समझिए, यहाँ पे जब मैं इस चीज को ऐसा लिख रहा हूँ तो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है वो। ये क्या बन रहा है, a2 माइनस a1 अपॉन a1 a2। यहाँ तो 1 था, तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, और यहाँ से a2 माइनस a1 किसका इक्वल आएगा, 4 के। तो वो 4 यहाँ एक्स्ट्रा है, उसको मैनेज करने के लिए मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये 1 बन जाए। यहाँ तो 1 है, और अभी इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो a2 माइनस a1 अपॉन a1 a2 है। तो इसका मतलब 4 अपॉन a1 a2 बन गया यहाँ पे, तो क्योंकि ये 4 क्वेश्चन में दिया है, तो 4 अपॉन a1 a2 है, और इस यहाँ तो 1 था, तो 4 के लिए 1/4 करना पड़ेगा, तो ये 1/4 यहाँ आएगा। तो ठीक है, आंसर सही है। वो मैंने थोड़ी गलती की है वहाँ पे, तो अब सही है। 0.25 आंसर है, क्योंकि ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं लिख सकते आप, क्योंकि 4 आ रहा है, 4 को बैलेंस करना पड़ेगा। इसी को मैं ऐसे कर रहा था, तो मैं यहाँ पे लिखता इसको ak माइनस 1, और ये 1/4 बाहर है, फिर वही चीज एंड में आ जाता 1/a1 माइनस 1/an। तो बात वही है, यहाँ से भी सेम ही चीज है, बट यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं डायरेक्टली ब्रेक कर दिया बिना सोचे कि ये इक्वल लिखा है कि नहीं। ठीक है ना, तो ये इक्वल नहीं है अभी, तो 4 बैलेंस करना पड़ा क्योंकि ये इक्वल हो जाए। सेम यहाँ पे आएगा, सेम यहाँ पे आएगा, सेम यहाँ पे आएगा, तो ये जो 4 ऊपर आ रहा है कॉमन लेके इसके साथ बैलेंस हो गया। ठीक है, देखिए अभी कुछ डाउट है तो बताइए, मतलब कुछ गलती नहीं किया हो ना। ओके, तो 0.25 इसका आंसर है। ये सब सिलेबस का नहीं है, अभी ये सब भी नहीं है, ये हमारे सिलेबस का है। सो आसान है, पीडीएफ और डेफिनेशन पे। हाँ सर, वो
PDF dx जो भी इंटीग्रेशन यहाँ 0 to 1 है 1 कर दी तो आ जाएगा c। तो जस्ट PDF का डेफिनेशन पे क्वेश्चन है। टोपोलॉजी ये सब है ना, ये सब हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। ये क्वेश्चन ना बताइए तो फिर ऑप्शन डी होगा ना। हाँ, इसमें एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये पहले भी हमारे टेस्ट उसमें पूछे जा चुके हैं ये। तो यहाँ फाइंड करेंगे, एक्चुअली आप फाइंड करेंगे इसका लाइक्लीहुड फंक्शन, but you will not be able to find the value of alpha or mu that maximizes the likelihood function। ये चीज है। सर म्यू की ये नहीं होती मिनिमम, लेकिन नहीं, वो तब होगी मिनिमम कब लेते हैं जब यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि ठीक है म्यू जो है वो लेस देन xi है, तो म्यू लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो म्यू का इंटरवल हो गया आपके पास -∞ से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ये डोमेन हो गया म्यू का लाइक्लीहुड फंक्शन में। बट ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कब एमएलई हो सकता है? जब आप ये प्रूव कर पाए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है म्यू के रिस्पेक्ट में, तभी होगा ना, क्योंकि मैक्सिमम तभी मिलेगी मुझे। तो राइट एंड पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तब होगा जब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो म्यू के रिस्पेक्ट में इंक्रीजिंग है, जो कि नहीं है। तो यहाँ आप चेक करके देखिए, वैसा नहीं आएगा। तो जनरली हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा कर देते हैं, तो वहां ऐसा होता है कि लाइक्लीहुड फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। जो जैम में जो क्वेश्चंस आए हैं या गेट में भी पहले जो आए हैं, तो वहां पे लाइक्लीहुड फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। उस केस में फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आपका एमएलई हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखिए, म्यू के लिए सिर्फ अल्फा को कांस्टेंट मान लीजिए, चाहे मतलब सर सिर्फ वो म्यू का वैल्यू निकालने बोलता तो तब जाके एग्जिस्ट करता, लेकिन ये दोनों एक साथ बोल रहे इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा क्या? नहीं, यहाँ म्यू भी अल्फा पे डिपेंड करेगा। वहां भी आप सही कह रहे हैं सर, अल्फा अगर अल्फा का एस्टिमेटर है तो मिलेगा नहीं आपको, और जब आप मैक्सिमाइज इफ अल्फा इज गिवन, मैं बोल रहा हूं कि इफ अल्फा इज गिवन तब जाके म्यू का फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक होगा। अल्फा को 1/2 रख के देखो, नहीं तब भी मैं श्योर नहीं बता, तब आपको अल्फा को मान लो 1/2 रख दो। मान लो अल्फा 1/2 गिवन है, you put alpha as 1/2, so gamma 1/2 this। now you check whether this function is increasing with respect to alpha, sorry mu, whether this function is increasing with respect to mu, तभी आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एमएलई होगा म्यू का। तब भी आपको चेक करना पड़ेगा क्या इंक्रीजिंग है कि नहीं है। कैलकुलेशन करके देखो आप। हाँ सर, मैंने ये किया था कहीं पे, वहाँ पर सर अल्फा गिवन था। हाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ अभी करके देख लो, अल्फा को 1/2 रख लो, पीडीएफ लिखो, पीडीएफ से लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, सिर्फ एक पैरामीटर म्यू है, आप मुझे चेक करो। वैल्यू कभी 1/2 नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता, यहाँ बता रखा है 0 से 1 में है। वो सर हाँ गामा अल्फा है। हाँ तो ये कर रखा है म्यू 0 से इन्फिनिटी में है, तो यहाँ पे पुट करके सिंपलीफाई करो, ऐसा नहीं आएगा। और चूंकि पहली बात वैसे डायरेक्टली दोनों अननोन है, तो म्यू अल्फा पे डिपेंड करेगा, अल्फा म्यू पे, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा नहीं दोनों का। सर अगर म्यू पे इक्वालिटी रहता है और तो होता नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो तो हम इक्वलिटी लगा सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस है ना, तो इक्वलिटी होने से भी कोई इफेक्ट नहीं है। अगर इक्वलिटी होता भी तब भी एमएल एग्जिस्ट नहीं करता। हम कॉन्टिन्यूअस में इतना टेंशन नहीं लेते इक्वलिटी का, कॉन्टिन्यूअस है तो इक्वलिटी लगा देंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ दो अननोन पैरामीटर, जैसे आप नॉर्मल लेते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो वहां पे जब हम फाइंड कर रहे होते हैं तो x बार और एस स्क्वायर जॉइंटली आई थिंक आता है, जब दोनों अननोन है, आई थिंक x बार आया था ना, x बार एमएल आया था उसके लिए, सॉरी ना, x बार और x बार के टर्म में वो मिल जाता है 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। 1/n बाहर है एमएल में, सिग्मा स्क्वायर का एमएल जो आएगा तो 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर एमएल में, ठीक है ना। तो उससे आएगा। अब इसको ट्राई करके देखिए, लाइक्लीहुड फंक्शन लिख के थोड़े से एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको समझ आएगा कि क्यों एमएल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि आप तभी कर पाएंगे ये भी लाइक्लीहुड फंक्शन, अगर आप यहाँ, हालांकि दो वेरिएबल का फंक्शन है, लेकिन आप एक को फिक्स मान के दूसरे के लिए काम करो आप। तो यहाँ फिर से आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो अल्फा के लिए, फिर देखो अल्फा के लिए क्या मैक्सिमम, ऐसा क्या अल्फा होगा जहाँ मैक्सिमम होगा, सॉल्व नहीं कर पाएंगे
क्योंकि यहाँ अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये गामा का डेरिवेटिव बनेगा, फिर वहां से सॉल्व नहीं होगा, तो अल्फा आएगा नहीं, एक्सप्लिसिटली अल्फा की वैल्यू निकलेगी नहीं यहाँ पे एस्टिमेटर के फॉर्म में, तो इसलिए एडजस्ट नहीं करेगा। ये देखिए 23, suppose xy are two random variables such that ax plus by is normal for all ab belongs to R। ये डेफिनेशन है, किसका डेफिनेशन? ये थ्योरम है, इफ एंड ओनली इफ है, किसके साथ? किसको याद है? ax प्लस बाइवेरिएट नॉर्मल का ये थ्योरम है कि xy इज बाइवेरिएट नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ, ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना, इफ एंड ओनली इफ ax प्लस by नॉर्मल है, तो मतलब इनडायरेक्टली मुझे बता रहा है कि xy हैज बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट PQRS। x नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होगा, आप सब जानते हैं, ट्रू, बिकॉज बाइवेरिएट नॉर्मल में मार्जिनल नॉर्मल होता है। द कंडीशनल ऑफ x गिवन y नॉर्मल होगा, ट्रू, कंडीशनल बाइवेरिएट नॉर्मल होता है। द कंडीशनल ऑफ x गिवन x प्लस y नॉर्मल, ये भी ओके है, अब फाइंड करेंगे, ये भी नॉर्मल ही आएगा। कुछ गलत लग रहा है? देख लो एक बारी, सही है ना ये? तो यहाँ से पहले वाले में स्टैंडर्ड नॉर्मल दिया हुआ, ओ सॉरी, हाँ ये गलत हो गया, स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मल होगा, स्टैंडर्ड जरूरी नहीं है, हाँ ये गलत हो गया, क्योंकि x इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो नॉर्मल 0 1 कह रहा है, तो 0 1 जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर बाइवेरिएट मान लीजिए है μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो, तो x तो उस केस में μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर है, ठीक है, मैंने स्टैंडर्ड ध्यान दी थी, तो मेरी गलती यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये गलत है, p गलत है, बाकी देख लीजिए सही है ना। कंडीशनल x गिवन y ओके है, ये ओके है। x माइनस y का मीन, ये भी जरूरी नहीं है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है मीन xy का इक्वल μ1 μ2 है, तो μ1 माइनस μ2, तो ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट और फोर्थ गलत है, q और r सही है। तो बोल रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज होल्ड ट्रू, तो q r है ना, हाँ ठीक है ना, बस। तो यहाँ ध्यान रखना था, कई बार हम पढ़ते पढ़ते ना अज्यूम कर लेते, मैंने भी अज्यूम कर लिया कि वो नॉर्मल तो होगा, लेकिन स्टैंडर्ड वर्ड था, तो इसका मतलब है कि हमें ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड नॉर्मल यहाँ लिखा है, तो वो गलत है, क्योंकि नॉर्मल 0 1 जरूरी थोड़ी है, तो ये वर्ड की वजह से ये गलत है ऑप्शन। और यहाँ μ1 माइनस μ2 होगा, जो कि जरूरी नहीं है 0 हो, क्योंकि मीन इक्वल थोड़ी जरूरी है। ये सब नहीं करना, ठीक है ना, ये सब वेक्टर कैलकुलस का है, ये हमारे लिए है, ये आसान है हालांकि। तो ये तो आप जानते हैं, हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग CDF। तो CDF एट डिस्ट्रीब्यूशन आंसर जी क्या है, मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ CDF एट 1 माइनस माइनस CDF एट 1/4। तो 1 माइनस का मतलब 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये यूज करना है। 3/4 1/4 एग्जैक्टली इक्वल है, तो 1/4 इस बीच में आता है, तो ये x स्क्वायर हो गया, तो 1/16 हो जाएगा, है ना, तो ये आ गया, तो 12 माइनस 1 11/16 होगा, चेक कीजिए सही है कि नहीं। तो 3/4 माइनस, है ना, 1/4 पे ओके है ना, तो 11/16 आएगा इसका। तो ये सब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो ये सब इंटीग्रल इक्वेशन है। तो क्वेश्चन 34 होगा सर। 34 क्या कह रहा है, हाँ तो ये हमने हालांकि सॉल्व भी किया है, टेस्ट उसमें ये सब पूछा गया है ऑलरेडी। हाँ तो Sn जो है ये हमने सॉल्व किया, आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। S10 का मतलब 1 + 1/2 अप टू 1/10 है ना, और I10 का मतलब इंटीग्रेशन 1 से 10 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन x स्क्वायर, इसको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लो, हो जाएगा। बस आपको ये जानने की जरूरत है कि हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, हमें ब्रेक करना पड़ता है 0 से 1, फिर 1 से 2, यहाँ 1 से 10 है, तो हमें इसको पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, 1 से 2 में अलग, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू फिर 0 से 1 में है तो 0 हो जाएगी बॉक्स की वैल्यू, 1 से 2 में है तो
1 हो जाएगी, सो 1। तो करके देखिए, ये सब था वहाँ। ये कर सकते हैं आप, कैलकुलस का क्वेश्चन है ये, लेकिन ये है हमारे काम का। हाँ सर, ये हो गया सर। ये हो जाएगा, ये हमने पहले भी किया होंगे वहाँ पे। क्या है कि ये 0 to x और 0 to 1, तो g डैश x तो यहाँ से 0 आ जाएगा नहीं, क्योंकि अच्छा dt है, लेकिन ओके x तो यहाँ फंक्शन है ना, तो x वाली चीज हम बाहर निकाल सकते थे इसमें, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेट सिंपल है, तो सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे, 0 से 1 ऐसे रखिए, यहाँ x एक बार ही है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। और यहाँ पे लेबनिज रूल है ना, आपको पता है ना, f डैश x निकालेंगे तो आप 2 टाइम 0 to x e की पावर माइनस टी स्क्वायर dt, ये तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन हुआ, अब इनसाइड डिफरेंशिएशन होगा तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब x को रख दीजिए, पाई जो भी कह रहा है रूट पाई, तो रूट पाई रख दीजिए, आ जाएगा। यहाँ से बस इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो g डैश x निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव सेम ही रहेगा, वो तो e की पावर वैसे ही रखो। अब मेनली इसका डेरिवेटिव होगा, तो अभी हमने क्या किया, e की पावर x का डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस ऑफ क्या है x स्क्वायर टाइम, तो माइनस ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2x। तो आप करके देख लीजिए, इंटीग्रेशन इजी है, सॉरी डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से 2x आ गया और बस dt, फिर पुट कर दो जहां जहां वैल्यू पुट है ना, ये रूट पाई तो रूट पाई रख दो, आ जाएगा। यहाँ जो है 37 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है ये, कि ए बी सी डी ई एफ है ना, ये सब मैट्रिक्स है जिसका आइगन वैल्यू 103 है। अच्छा, और आपसे क्या बोल रहा है ये, correspond if the eigen vectors corresponding to 1 ये है, 0 ये है, तो बताओ वैल्यू ऑफ 3f क्या होगा। तो कुछ इक्वेशंस बन जाएंगे ना यहाँ से, एक तो जैसे ए बी बराबर लैम्डा भी होता है, तो a टाइम 1 1 1 m टाइम ये करेंगे तो इनटू आ जाएगा, सेम इसके इक्वल, वहां से इक्वेशन आ जाएगी 3, फिर m टाइम 0 बराबर दिस इंटू 0, तो ये तो गायब हो जाएगा m0, फिर तीसरा भी दे रखा है, तो ट्रेस और डिटर्मिनेंट ये सब यूज करके बहुत सारे इक्वेशन आ जाएंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस बनेंगे, यहाँ पे कई सारे इक्वेशंस बनेंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उससे आएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, m मैट्रिक्स है, e की पावर m खोल दिया तो वो खुद एक मैट्रिक्स है। अच्छा, यहाँ क्या करेंगे, m एक मैट्रिक्स है और ये आइडेंटिटी टाइम क्या है, d। अच्छा, id का मतलब यहाँ पे, एक तो मुझे लग रहा है इसका id का मतलब वहां मैं i इंटू डी समझ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है id जो लिख रहे हैं ना ये लोग, ये सिर्फ i को id लिख रहे हैं, मतलब इस पेपर का नोटेशन जो है, ये जो id लिखा हुआ है ना, उसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और d का कोई अलग रोल नहीं है, वहां मैं d अलग समझ रहा था। तो ये ऊपर पेपर में लिखा होगा इंट्रोडक्शन पेज में कि आईडी का मतलब क्या है। अब यहाँ पे क्या होगा, बोल रहा है बी आई जे आई फ्रॉम दिस, तो देखो यहाँ से पता चल जाएगा आपको, एम स्क्वायर निकालो क्या आता है, एम क्यूब निकालो क्या आता है, उससे आपको पैटर्न दिख जाएगा, बोल रहा कुछ रेगुलर सी मैट्रिक्स आ जाएगी, तो एक पैटर्न दिख जाएगा यहाँ से, m की पावर 4, तो कुछ मैट्रिक्स आप फाइंड करेंगे m स्क्वायर m क्यूब m4, तो उससे एक पैटर्न दिख जाएगा आपको। अब उसके हिसाब से ये e की पावर m मैट्रिक्स आ गई, तो ये bi से e की पावर m के एलिमेंट्स हैं। तो ये पूछ क्या रहा है पता है क्या, आपको पूछ रहा है 1/e सम ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का सम ही तो है, b11 b12 b21 b22 b31 b32, मतलब ये 9 एलिमेंट है ना यहाँ पे, i 3 1 से 3 j 1 से 3, तो ये जो मैट्रिक्स बनाया 3 क्रॉस 3 का, इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट का सम बताओ, ऑल एलिमेंट्स का सम फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको ये मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ेगा,
इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या रूल बन रहा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ एलिमेंट मिलेंगे और वहां से एक पैटर्न दिख जाएगा, पैटर्न से ये मैट्रिक्स आ जाएगी, मैट्रिक्स आ गया तो उनके सारे एलिमेंट को ऐड करके ई से डिवाइड कर देना है, तो होगा क्या, एलिमेंट कुछ ई की पावर समथिंग बनती रहेगी। अब ट्राई करके आओ, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पूछो अगर नहीं होता है तो। ये क्या बोल रहा है, ये ट्रेपेजॉइडल रूल हमारे सिलेबस का नहीं है, ठीक है। हाँ ये ट्राई कर सकते हैं, जैसे ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इन द इंटरवल दिस, बताइए -π/2 से π/2 में कितने होगा इसका कैसे सर, इसका सर ग्राफ ड्रॉ करने से सर x² cos x हो रहा है, तो उससे सर मतलब -π से π पे सर से 2 रूट्स हो रहे हैं, मतलब कट कर रहे हैं दोनों पॉइंट। -π से π, तो cos π/2 कितना 0 होता है, cos -π/2 भी 0 होता है, cos 0 1 होता है ना। तो ये ग्राफ हो गया। अब जब आप x² का ये एक्चुअली है x² बराबर cos x, तो मैंने cos x का ग्राफ बना दिया। अब x² का ग्राफ बना देता हूं, तो x² का ग्राफ जब बनाऊंगा तो क्या होगा, तो आपको दिख तो रहा है सब लोग है ना, जब x² का ग्राफ बनाएंगे तो ये 2 बार कट करेगी, ठीक है। तो ये ग्राफ से इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्टली आंसर 2 आ गया। नंबर ऑफ रूट ऑफ दिस, तो इसका ग्राफ अलग बना है, इसका ग्राफ अलग बना है, देखा कितने पॉइंट पे ये कोइंसाइड कर रहे हैं, तो देयर आर 2 पॉइंट वेयर दे कोइंसाइड इन दिस इंटरवल। तो ये था, ठीक है। ये सब नहीं है सिलेबस का ना, फिक्स पॉइंट इटरेशन और ये सब नहीं है, ये सब भी नहीं होगा। ये तो ऑप्टिमाइजेशन का है, ये सॉल्व नहीं करना है। हाँ ये सब ऑप्टिमाइजेशन में वहाँ पे आता है, ये हमारे सिलेबस का यहाँ पे 46। तो ये कह रहा है क्या, देखिए कि x1 x2 x3 IID है मीन 1, तो मुझे बता रखा है कि x1 x2 x3 एंड सो ऑन दे आर IID विथ मीन 1। n ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है जिसका ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये तो आसान है ना, इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। डबल एक्सपेक्टेशन, हाँ वो यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। आप डबल एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो एंड में यही आ जाएगा, ex1 into exn, डबल एक्सपेक्टेशन से आ जाएगा, तो यही आएगा ex1 into en यहाँ से आ जाएगा और ex1 मीन 1 दे रखा है पहले से, हो जाएगा। फिर यहाँ बोल रहा है कि x1 be the exponential random variable with mean 1, x2 गामा है with mean 2 variance 2, x1 x2 are independent, then x1 less than x2, तो अलग अलग x1 एक्सपोनेंशियल 1 है, x2 गामा विथ मीन 2 वेरिएंस 2 है, तो हो जाएगा ना। ज्वाइंट लिख के ज्वाइंट पीडीएफ का इंटीग्रेशन fx1 x1 fx2 x2 dx1 dx2, तो डबल इंटीग्रेशन कीजिए, ज्वाइंट लिख के आ जाएगा। ये क्या है, इसमें बोल रहा है कि x1 x2 x3 so on be the sequence of IID uniform 0 1, ठीक है। तो इसको सर -2 से मल्टीप्लाई करने से chi² हो रहा है, फिर उसको सर 0 हो जाएगा, chi² से भी हो जाएगा, वैसे भी एक्सपोनेंशियल से भी हो जाएगा, ठीक है। chi² कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करें chi² हो जाएगा, -2 करने से chi², फिर सेंटर लिमिट से हम लगा लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0 गिवन मॉड ऑफ 49 नहीं हो रहा सर, ये हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में पूछने को टाइम निकल गया है तो कुछ है नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है आपको। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b लगाइए, उससे दिमाग लगाइए थोड़ा सा। मॉड खोलना, जो ब्रैकेट है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, मॉड खोलेंगे तो क्या होगा, बॉक्स x इज इक्वल टू +-1 और बॉक्स x 1 कब है, तो इसका मतलब x की वैल्यू या तो 0 से 1 में है, नहीं सॉरी 0 से 1 में नहीं होगी, 1 कब होगी, जब x की वैल्यू 1 से 2 में है, या x की वैल्यू -1 से -2 में हो, तो क्या चेक करो भाई क्या मिलेगा, एक मिनट मैं देखता हूँ, 0 1 -1 2 -2, तो मुझे चाहिए +-1, तो इस बीच में 1 होता है ना और इस बीच में -1 होता है, ठीक है सॉरी, तो यहाँ -1 से 0 देख लो फिर से, तो छोटा इंटीजर आता है ना आंसर, x 1 से 2 में है तो वैल्यू 1 होगी, x -1 से 0 में है तो वैल्यू -1 होगी, तो ये वैल्यू यहाँ पे -1 होता है और यहाँ पे 1 होता है। सो हो गया, इसको सॉल्व करो, तो डिनोमिनेटर जो लिखा हुआ है वो ये इसका मतलब है, दिस यूनियन दिस, क्या ही दिक्कत है, a गिवन b निकालो,
ये सब बेसिक मैथ, इसका मतलब आपका बेसिक मैथमेटिक्स वीक है। अगर ये खोल नहीं पा रहे हो तो ये बेसिक मैथमेटिक्स, मॉड कैसे ओपन करते हैं, तो मॉड प्लस माइनस हो गया खोल के, फिर ग्रेटेस्ट डिजिटल फंक्शन कैसे ओपन करते हैं, तो यहाँ इस रेंज में 1 है, इस रेंज में -1, और उस पर करो प्रॉपर्टी निकालो। ये टेस्टिंग का क्वेश्चन है ये कि अच्छा 2 वेरिएबल में टेस्टिंग है, मतलब 2 पैरामीटर का, फिर भी हो जाएगा है ना। लाइक्लीहुड फंक्शन निकालिए, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाइए, सिंपल वर्सेस सिंपल है। यहाँ पे नॉर्मल μ1 है तो मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर्मूला लगा के हो जाएगा, उससे आ जाएगा और फिर कट जाएगा ना। मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, फिर सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ क्या है, यूनिफॉर्म 1 0 है और एक्सएन जो है मैक्सिमम है इसका, तो यूएम भाई वही पूछ रहा है, ये तो पता ही होगा यूनिफॉर्म 0। ऑप्शन बी होगा ये तो इजी है कि जस्ट कंप्लीट सफिशिएंट निकाल के अनबायस्ड चेक कर लेना है। यहाँ पे आपको दे रखा है ऑब्जर्व्ड वैल्यू और पूछ रहा है कि एमएलई ऑफ थीटा, तो ये भी आसान है, लेकिन ध्यान रखना थीटा या तो 1 होगा या 2 होगा। एमएलई हमेशा पैरामीटर स्पेस से आएगा, तो या तो एमएलई 1 होगी या 2 होगी, ये है। अब बाकी खत्म हो गया बस। तो हमने अभी 2016 का पेपर डिस्कस किया और पहले 2017 का किया था, तो 2018, 17, 16 का डिस्कस किया। आपका काम है एक एक क्वेश्चन अच्छे से नोटबुक में सॉल्व करना, फिर जो डाउट हो वो डिस्कस करना मेरे से, ठीक है। बाकी 19, 20 तक जो भी है रिपीटेडली सॉल्व करना, रिवाइज करते रहो, जो डाउट है पूछो नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए चलिए, थैंक यू एंड गुड नाइट। कल 2015-14 का करेंगे, अगर डाउट नहीं रहा तो। डाउट होगा तो पहले डाउट करेंगे।